नमस्ते सभी को। एक मिनट। अच्छा, अभी भी है। कल के दिन पे मैंने आप लोगों को क्या क्या करवा दिया था। कल के दिन काफी छोटा रहा था, लेकिन मैंने आपको एक तो अपोलिनियस का प्रूफ करवा दिया था, है ना। ये काम का था आपके। एक मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में थर्ड पॉइंट निकालने का प्रॉपर रास्ता बताया था, और एक शॉर्टकट बताया था। दोनों से आंसर सेम आ गए थे। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, सलोनी का। कि इसमें जो पॉइंट है वो, पहला पॉइंट बाइसेक्ट होता है, दूसरा 1:2 होता है, तीसरा 1:3 होता है। तो जो आने वाला आंसर है वो अर्थमेटिक मीन आता है। अच्छा, एक बहुत काम की चीज जो हमारे पास में निकली थी ना, वो निकली थी ये एच जीरो में रिलेशन, है ना। मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड हो जाते हैं, और नमस्ते, ठीक है। और आ, जो अदर देन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें 2:1 निकलता है ना, ठीक है। तो यहाँ तक की बात पापा लोगों ने कल कर ली थी। अच्छा, और इस पे कल एक क्वेश्चन किया था, बहुत काम का था, जो कि उस क्वेश्चन की खास बात थी कि उसमें जो पॉइंट थे ना, उनको देख के हमें एक आइडिया लगाना था कि इसका तो सरकम सेंटर ओरिजिन निकलेगा। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए जो सरकम सेंटर होगा वही सेंट्रॉइड भी होगा। तो सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर एक ही जगह होंगे, और तीन वो भी कहाँ होंगे, ओरिजिन पे। तो हम सेंट्रॉइड को ओरिजिन पे रखेंगे, जिससे हमारा ये प्रूफ हो गया। ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया था ना, ये क्वेश्चन। तो ये बहुत काम का क्वेश्चन था एक, ऐसा है ना। अच्छा, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन भी है जो मार्केट में है। वो कहता है कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर x1, x1 tan थीटा 1, ठीक है ना। आगे दे रखा है x2, x2 tan थीटा 2, x3, x3 tan थीटा 3। if circumcenter circumcenter of triangle ABC coincide with origin। अच्छा, अब की बार इसने सर्कम सेंटर खुद ही ओरिजिन पे गिरा दिया। एंड एच ए कोमा बी इज ऑर्थो सेंटर, show that a by b इज इक्वल टू में cos थीटा 1 प्लस में cos थीटा 2 प्लस में cos थीटा 3 अपॉन, नीचे दे रखा है sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस में sin थीटा 3, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद आदमी का जो दिमाग खराब होता है ना कि यार ये कैसे करेंगे अपन, वैसा वाला टाइप का क्वेश्चन है ना। अब इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे आखिरकार अपने को गाड़ी निकालनी होती है। देखो, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल जो दे रखा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। एक दे रखा है x1, x1 tan थीटा 1, और एक हमारे को b के नाम पे दे रखा है x2, x2 tan थीटा 2, ठीक है। एक सी पॉइंट दे रखा है x3, x3 tan थीटा 3। दिखने में कितना गंदा सा लगता है, लेकिन सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चीजों को याद रखना, कुछ रूल्स को याद रखना। अच्छा, कुछ चीजों को याद रखने के सिवा अपने हिसाब से लॉजिकली सोचते रहना कि भाई हम कैसे सोच रहे हैं। ट्राइंगल डायग्राम बनाए, बिना डायग्राम की तो कैसे दिमाग में आएगा। अब ये लाने के बाद में क्या करना है ना, बस इतना सा सोचना है कि अब इसने सरकम सेंटर की बात कर दी है, मैंने ओ की बात कर दी है,
एच की बात कर दी तो बस जी की कमी रह गई, वो भी ले आओ यार। ठीक है, तो अपन ने एक एच ले लिया, जी ले लिया और ओ ले लिया। इसके बारे में तो इसने बता ही दिया कि ये ए कॉमा बी है, और जो इसका सरकम सेंटर है वो ये कह रहा है ओरिजिन है। तो भाई हमें और तो कुछ पता नहीं, डायग्राम को एक साइड करते हैं। इतना दिमाग में आता है कि जो जी होगा, ठीक है ना, वो 2:1 में होगा। सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है भाई मेरे। अगर ऐसा होगा तो जी के जो कोऑर्डिनेट होंगे 2 टाइम्स 0 प्लस में 1 टाइम ए डिवाइड बाई 3 होगा। इसी तरह से 2 टाइम्स 0 प्लस b/3। माने एक तरह से देखा जाए तो मेरा जो सेंट्रॉइड आ रहा है वो आ रहा है a/3 कॉमा b/3 आ रहा है। ठीक है ना, सेंट्रॉइड मेरा एक इतना आ रहा है। अच्छा, अगर सेंट्रॉइड मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा आ रहा है तो मैं तो ये जानता हूं कि सेंट्रॉइड तो इन पॉइंट्स के हिसाब से, सेंट्रॉइड इन पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है ना, सेंट्रॉइड जो है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, है ना। ठीक है ना, सेंट्रॉइड बाय कोऑर्डिनेट अगर कोई निकालता तो मेरे हिसाब से निकालता वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और उधर से देखा जाए तो x1 tan θ1, x2 tan θ2, ठीक है ना, प्लस में x3 tan θ3/3 निकालता। भाई मेरे को तो ये लगता है। लेकिन सरकार कहती है a/3 b/3, तो सरकार भी सही है तो फिर हम भी सही है यार। फिर हम और सरकार आमने सामने ही बैठ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन के अंदर हमने आमने सामने बैठाया तो देखो मैचिंग मैचिंग तो कोई भी खेल लेगा। इसलिए अब कोई भी समझ सकता है कि ए जो है वो तो सर मुझे लग रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया, क्योंकि 3 तो कट गया सर। और अगर किसी ने नीचे बाई बी कर दिया तो a/b करने पर सर ये वाला b/3 से मैच कराओगे ना, 3 कट जाएगा। तो मुझे तो लगता है सर x1 tan θ1 प्लस x2 tan θ2 प्लस में x3 tan θ3 होना चाहिए सर मेरे हिसाब से। तो सर मुझे तो नहीं लगता ये आएगा, मुझे तो बिल्कुल चांस नहीं लग रहा सर इसका, कि किसी तरह से कोई चांस भी है सर इसमें कि ऐसा हो जाए। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो तुम लोग, मेरे को भी नहीं लग रहा कोई चांस ऐसा। हम्म। कोई रास्ता तो जाता ही होगा पक्का, लेकिन हम्म। कोई रास्ता तो सोच सकते हैं अपन जिसमें हमारे को, क्योंकि नीचे साइन θ1 रह सकता है। एलसीएम नहीं लेंगे, लेकिन एलसीएम ले लेंगे तो कबाड़ा हो जाएगा। एलसीएम नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हम्म, एलसीएम नहीं लेना चाहिए। अच्छा एक चीज और है, ये सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर इसका ओरिजिन है। इसका मतलब ओरिजिन की इस पॉइंट से दूरी, ओरिजिन की इस पॉइंट से दूरी और ओरिजिन की इस पॉइंट से दूरियां बराबर है, तीनों दूरियां बराबर है। अच्छा इसके हिसाब से ये जो दूरी है, ये दूरी अपने हिसाब से x1 का स्क्वायर प्लस में x1 का स्क्वायर tan स्क्वायर θ1 होना चाहिए। ये जो दूरियां हैं, जैसे इसे OA कहते हैं तो OA की वैल्यू उतनी आनी चाहिए। तो OA जो है, अगर कोई OA सोचता है तो x1 का स्क्वायर तो सर कॉमन आ जाएगा सर। हाँ कॉमन आ जाएगा x1 का स्क्वायर, और अंदर ही अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सर sec स्क्वायर θ1 हो जाएगा। सर मुझे लगता है कि इसकी जो दूरी है x1 sec θ1 है। हाँ ये बात भी सही है, ये जो दूरी है x1 sec θ1 है। तो सर OB जैसे अपन निकालते हैं ना, तो x2 sec θ2 निकलेगा, और ऐसे OC जो निकलेगा ना वो x3 sec θ3 निकलेगा। हाँ देखो अपन तो वहां जाके तो फंस ही गए, लेकिन एक चीज अच्छी मिल रही है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे OA जो है उसको अगर, है ना, ये तीनों दूरियां बराबर है भाई, OA बराबर OB बराबर OC होता है ना, ये तो बराबर ही होगा ना ओरिजिन से जो दूरी है। ये दोनों तो तीनों तो बराबर होंगे, ये तीनों अगर बराबर हो गए तो एक तरह से x1 sec θ1 बराबर में x2 sec θ2 बराबर में x3 sec θ3 होगा सर। हाँ होगा तो सही, लेकिन इससे फायदा क्या निकलने वाला है यार, इससे क्या फायदा निकलेगा? इससे सर फायदा तो ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा सोच सकता हूं कि x1, ठीक है ना भाई, किधर चला गया हमारा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि x1 अपॉन cos θ1 बराबर में x2 अपॉन में cos θ2।
बराबर में x3 अपॉन में cos थीटा 3। ये तीनों बराबर हो गए सर, ये क्वेश्चन वाला शायद ये कहना चाह रहा है, और ये तीनों के बराबर है। ऐसा कुछ कहना तो चाह रहा है। अरे सर वहां बैठ जाएगा शायद ये। मैंने कहा कैसे बैठेगा बता, आप में से किसी को लग रहा है? हाँ नहीं मैंने, हट पगला। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ओ नहीं होता, सरकम सेंट्रो होता है। ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो क्वेश्चन में वैसे तो बिल्कुल एकदम नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन अभी एकदम से थोड़ा सा चमक आ रहा है। आप में से किसी को दिख रहा हो तो x1 साइन थीटा 1। नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ फीलिंग आती है फिर रह जाती है यार। फीलिंग आते आते रह जाती है। भाई देखो कैसे मुझे क्या क्या फीलिंग आ रही है वो बताता हूँ, मेरे को तो जो जो फीलिंग आ रही है वो बता देता हूँ चलो। ठीक है ना, साइन थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा 1, x2 साइन थीटा 2 अपॉन में कॉस थीटा 2, प्लस में x3 साइन थीटा 3 अपॉन में कॉस थीटा 3। दिखने में गंदा सा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है। हाँ है। और मैं एक और बात सोच सकता हूँ कि ये जो x1 है ना, इधर से कोई भी देखेगा ना तो x1 की वैल्यू के सेक थीटा 1 दिख रही है मुझे, के कॉस थीटा 1, के कॉस थीटा 1 दिख रही है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ऊपर वालों को भी के में बदल दो, नीचे वालों को भी के में बदल दो, तो ये हो जाएगा के कॉस थीटा 1, के कॉस थीटा 2, के कॉस थीटा 3। ऊपर वालों को बदल दिया लो साहब मैंने। और ये मुझे पता है ये हमारा के है, तो सर ये हो गया के साइन थीटा 1, ये हो गया के साइन थीटा 2, ये हो गया के साइन थीटा 3। और बस मैं इसके बाद में हरि प्रसाद अंकल का नाम लेकर के बाहर आ जाऊंगा। बस मैं तो बाहर आ गया। हाँ बस मैंने कुछ ही नहीं किया, बस मैं बस अब बाहर आ गया, मेरा तो हो गया प्रूफ। जितना होना था हो गया। क्या कहते हो आप लोग, आपको भी लगता है क्या हो गया क्या? क्या दिव्यन बताओ, हुआ या नहीं हुआ? अजीब बताओ तुम, क्या लगता है तुमको हुआ या नहीं हुआ? गुडिंग हो गया ना? क्या प्रेरणा, ऋषि, आशीष, अजीत, बहन, हेलो, आदिति हो गया? और क्या, डन है डन, खत्म हो गया खत्म। क्वेश्चन के अंदर बस इसमें बस एक ही मेरे को लगता है जो फिरकी पॉइंट था ना, वो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी सोचना था, जो नहीं क्लिक कर रहा था। लग नहीं रहा था कि होगा, लेकिन सडनली हो गया, है ना। अरे मेरे को कौन सा पता चला था, मैंने कौन सा भी बहुत बार किया, आप देख लो पुराने उठा करके कहीं वीडियो किसी में मिल जाए तो। बाई चांस मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया, हो गया। क्या निधि? हम्म, है ना। हम्म, देखो गंदा क्वेश्चन था, मैंने तो ये सोच के उठा लिया, चलो उठा लेते हैं, नहीं तो बच्चे बाद में मेरे से ही पूछ लेंगे, इससे बड़े उठा लो। बन गया बन, बाई चांस बन गया सर, बच गया आप। चलो एक और करते हैं। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने को पता चलता है कि हमने जो जो भी किया ना अभी तक, कॉन्फिडेंस आने लग गया। जैसे मैं देखता हूँ, देखो एक और। इफ सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइज एट ओरिजिन, फिर से देखो वही बात कर रहा है, सरकम सेंटर ओरिजिन पे। सरकम सेंटर माने ओ, सरकम सेंटर माने ओ, सरकम सेंटर माने ओ, लाइट ओरिजिन, ठीक है। एंड सेंट्रॉइड ऑफ मिडल पॉइंट, ठीक है, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है भाई? पहला दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमा ए स्क्वायर प्लस 1, बड़ा गंदा पॉइंट है यार। दूसरा दे रखा है 2a कॉमा माइनस 2a। फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड ऑर्थो सेंटर
फाइंड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर माने एच, ऑर्थो सेंटर माने एच, ठीक है ना। फाइंड एच, ओ दे रखा है, ओ ओरिजिन पे है, सेंट्रॉइड। अब देखो खुद ही चल चल करके 3 बिंदुओं का नाम लेगा यार, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो 3 बिंदुओं का खुद ने ही चल चल के नाम ले लिया। मैं क्या कर सकता हूं बताओ, ओ दे दिया, जी दे दिया, एच पूछ लिया। इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं, इसमें क्यों नहीं आएगा देख दिमाग में भाई हमारे कि भाई हम तो एच जी ओ पे बात करेंगे, एच फिर बीच में जी फिर ओ, ऐसे ही तो करते हैं। अब देखो ओरिजिन जो है वो सर्कम सेंटर है, माने ओ जो है वो 0 0 दे ही रखा है सच के, ठीक है ना। सेंट्रॉइड ऑफ द मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, सेंट्रॉइड ऑफ नहीं होगा, सेंट्रॉइड इज होगा, सेंट्रॉइड इज है, इज, ठीक है। सेंट्रॉइड इज, अब देखो सेंट्रॉइड खुद ही इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी देख से जान सकता है सर मिड पॉइंट तो x1 प्लस x2/2 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a/2 हो गया। और यहां देखा था तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a/2 हो गया। माइनस जो मिड पॉइंट है वो a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया, और यहां से a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया। मिड पॉइंट माने मेरे को सेंट्रॉइड पता है सर, सेंट्रॉइड मुझे भी पता है। अब अगर सेंट्रॉइड पता है तो फिर क्या करें, एच की बात कर रहा है भाई, एच बताओ, बता देंगे, एच भी बता देंगे। एच अपने आप में x, y ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट 2:1 होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये कि अगर कोई मेरे से ये पाना चाहता ना, तो g का जो x कोऑर्डिनेट है a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 जो है वो 2 टाइम्स 0 प्लस में 1 टाइम x डिवाइड बाई 3 के बराबर है। और जो इसका जो ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 जो है वो जो है 2 टाइम्स 0 प्लस में 1 टाइम y डिवाइड बाई 3 के बराबर है। हाँ, तो x आ गया अपने पास में, x, y। आपको h चाहिए ना, लो ले जाओ। क्या आपको भी दिख गया क्या? मुझे तो दिख रहा है 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, है ना। मस्त। क्या क्वेश्चन है, कितना मतलब मैंने कितना स्ट्रगल कर लिया देख लो आप इस क्वेश्चन में, तो है ना। क्या मैंने कुछ भी नहीं किया, मिड पॉइंट निकाला है, मिड पॉइंट निकाल करके वो 2:1 वाले पॉइंट से कंपैरिजन कर दिया, आंसर आ गया। देखिए बताइए और क्या चाहिए आपको, है ना। इतना सिंपल है, इजी। ऋषि भी कह रहा है हो गया, शुभमन भी कह रहा है इजी है, मतलब दोनों दोनों ने ही इजी बोला है भाई, है ना। आयुष कह रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन सही बात है, कोई भी आयुष की जगह भी कोई भी सोचता तो दिमाग में ये आता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन मत दिया करो, डर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये, हाँ भाई थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी आर AB, CD if coordinate of vertex capital A are x, y, ठीक है ना। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया था, है ना। चलो अभी बताओ इसके अंदर क्या करना है। ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, खुद ने ही चल करके ट्राइंगल के बारे में बात करी, तो मैं ऑर्थो सेंटर और इनके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले ट्राइंगल को बीच में रखते हुए ट्राइंगल ले लेते हैं, ये पता है ना। इसका नाम क्या है, एबीसी।
ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर भी है कहानी में, तो ऑर्थो सेंटर बोले तो एच, सर्कम सेंटर बोले तो ओ, बीच में आएगा जी, जी से होके गुजरती हुई जाएगी मीडियन, जी से होके क्या जाएगा मीडियन, याद है ना, ये कौन है मीडियन। मीडियन क्या होती है सर, मीडियन मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है। ये क्या चीज है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है भाई अपना। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, ऑर्थो सेंटर कितना है, ऑर्थो सेंटर माने एच, ए कॉमा बी है, सर्कम सेंटर कितना दिया है, सी कॉमा डी दिया है। बाकी सारी बातें बाद में। जी बताओ कितना होगा, जी बताइए कितना होगा, किस रेशो में काटती है, 2:1, याद है ना, किस रेशो में काटती है 2:1, तो कितना होना चाहिए 2C, 2 टाइम्स सी प्लस ए बाई 3 होना चाहिए ना। इधर कितना होना चाहिए 2D प्लस बी बाई 3, यही होना चाहिए। तो जी भी दे रखा है, एस दे रखा है, ओ दे रखा है, तो जी दे रखा है, ये काम खत्म। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट हमसे क्या मांग रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी मतलब ये डी मांगा है, इसने क्वेश्चन में डी के कोऑर्डिनेट मांगे। ओके, डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे सर आप, हम्म, अब ये कह रहा है कि ए के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ये भी दे रखा है, चलो भाई बढ़िया है। तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं बाहर ला रहा हूं, ये पॉइंट ए मैंने यहां ले लिया, जी मेरे को पता नहीं, ये मेरा पॉइंट डी है। मैं जानता हूं कि सो सेंट्रॉइड होता हूं मीडियन को किस रेशो में बांटता है, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में बांटता है बताइए, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में बांटता है, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में बांटता है, सेंट्रॉइड, हरिंद्र का जवाब सही है भाई, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में बांटता है, देखिए कितने लोगों को पता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दबा करके खेलते हैं। 2:1 सर। हाँ अब देखो ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए बेटा, एक्स वाई, जी के कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2C प्लस ए बाई 3, 2D प्लस बी बाई 3, यही दे रखा है ना। इस पॉइंट को एच के मान लो, भाई नहीं पता तो एच के कुछ भी मानो सर। अगर ऐसा है तो ये वाला जो पॉइंट है 2C प्लस ए बाई 3, ठीक है, ये किसके, ये कैसे आया था 2H प्लस 1 टाइम एक्स डिवाइड बाई 3 से आता ना, आ जाता। अच्छा सेम वे ये जो 2D प्लस बी बाई 3 है, ये वाला पॉइंट, ये कैसे आता 2 टाइम्स के प्लस वाई बाई 3, इससे आता 3 से 3 काट दो। तो अपने को क्या चाहिए, हमको चाहिए h, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2C प्लस ए माइनस एक्स बाई 2, सही है। अच्छा और k कैसे निकलेगा 2D प्लस बी माइनस वाई डिवाइड बाई 2, लो आ गया। इसलिए ठीक है ना, क्या मांगा था d, d के कोऑर्डिनेट 2C प्लस ए माइनस एक्स बाई 2 कॉमा 2A 2D 2D प्लस बी माइनस वाई बाई 2, लो डी आ गया। क्या बात है, अजीत ने भी अपना आंसर लगा दिया, तिशी ने भी अपना आंसर लगा दिया। अब काफी सारे बच्चे जो हैं आंसर लगा रहे हैं, ठीक है ओके, है ना। अब धीरे धीरे बच्चे इसमें अपने आंसर्स लगाने लग गए। हम्म रेडी, चलो क्या बात है सर, मेरा सही हुआ सर, सिंपली ग्रेट, गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा अच्छी अच्छी बातें लिखते हो, क्वेश्चन में दे रखा है बड़ा सिंपल सी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी। इफ एक्स आई कॉमा वाई आई सेमीकोलन, आई की वैल्यू 1 2 3 आर vertices of are vertices of equilateral triangle such that x1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
x2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देन आप हमें बताइए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या होगा। हाँ भाई, मुझे नहीं पता, समझना इसमें से कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है शीट के भी हो जाए, है ना। अच्छी बात भी है, अगर वायदे हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है ना। हाँ, देखो ये जो पहली लाइन है इसका क्या भावार्थ है, अगर कोई पूछे कि इस पहली लाइन से क्या मतलब है सर, इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है, तो हमारे को पता होना चाहिए जो फर्स्ट लाइन है ना, ये बताती है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स आई वाई आई नहीं है। आई की जगह 1 रखो तो x1 y1 आता है, आई की जगह 2 रखो तो x2 y2 आता है, आई की जगह 3 रखो तो x3 y3 आता है। ये 3 कोऑर्डिनेट हैं। ये इसका ये मतलब होता है इस लाइन का ना। जैसे किसी बच्चे को जो नया नया 11th में इस तरह की चीजें देखता हो तो डर जाता है कि यार ये सब क्या है यार, ऐसा तो हमने सुने थोड़ी ना सुना था, हम तो बहुत आसान आसान देते थे सर। हाँ, तो वो ऐसे बदल के दे सकता है। अब ये तीनों अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये, है ना, इन तीनों को अगर वापस लिखा जाए तो मैं इन्हीं को लिखते समय पर मैं इन्हीं को लिखूंगा, लेकिन लिखते समय पर ये बदमाशी कर सकता हूं कि सबको अंडरूट पहना दूं मैं सबको, क्योंकि तीन चीजें अगर बराबर है तो तीनों का अंडरूट भी बराबर होगा। तो मैंने तीनों को अंडरूट पहना दिया, x1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां देखा जाए तो x2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने x3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y3 माइनस 3 का होल स्क्वायर देखा है। और ये मुझे याद दिला रहा है, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस फार्मूले की। इसका मतलब ये कि ये जो लाइन है ना, ये मुझे याद दिला रही है डिस्टेंस फार्मूला, और तीनों की डिस्टेंसेस बराबर है। माने ये मुझे याद दिला रहा है कि x1 y1, x2 y2, x3 y3 करके 3 पॉइंट हैं, तीनों की, ठीक है ना, किससे दूरियां -2, 3 से डिस्टेंसेस बराबर हैं, डिस्टेंसेस बराबर है। ये मुझे ये रिकॉल करवा रहा है, ये मुझे ऐसा रिकॉल करवाता है कि जैसे ये डिस्टेंस फार्मूला हो। तो इसका मतलब ये कि ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि इसके वर्टिसेस हैं और इसकी एक पॉइंट से दूरी बराबर है। इट सिंपली इंप्लाइज दैट -2, 3 इज सर्कमसेंट्रो। ये मेरे को ऐसा फील करा गया कि अच्छा ये सर्कम सेंटर है। मतलब यहां पे मैं देख सकता हूं कि इसके अंदर -2, 3 एक ऐसा पॉइंट है जो कि ओ बनने को तैयार है, ओरिजिन नहीं, सर्कम सेंटर बनने को तैयार है, तीनों से दूरियां बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर कैसे निकाला जाए, आगे क्या किया जाए? व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करा जाए? हाँ भाई, क्या करा जाए? ये तो देखो क्लिक कर गया, वेरी गुड, आप लोगों को इतना क्लिक करा, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्या करा जाए ये बताओ आप तो। नेक्स्ट क्या किया जाए? तीसरी बात, इस पूरी कहानी में जो छुपा रुस्तम वाली बात है ना, वो एक बिल्कुल शांति से देखने पे दिखता है। ये वर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इस पूरी कहानी का भाई हीरो है, समझ रहा? ये इस पूरी कहानी का हीरो है, ठीक है ना। तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो O होगा वही H भी होगा और वही G भी होगा। हाँ, तीनों एक ही पॉइंट पे आ गए। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये कि इसका G निकालते हैं। इसका सेंट्रॉइड सर मैं निकालता ना तो मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा, ठीक है ना, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 निकालता सर, बिल्कुल निकालते, आपके हम भी ये निकालते। लेकिन सरकार की नजर में तो सर ये -2, 3 है, क्योंकि ये तो ऑर्थो सेंटर, सॉरी सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड सेम जगह होगा, तो माने -2, 3 भी है। इसका मतलब सर मुझे ऐसा लगता है
कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो -2 आ गई, और अगर किसी ने y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू निकाली तो सर मुझे ऐसा लगता है वो 3 आ जाएगी। तो जो रेशो आ रहा है क्वेश्चन का, उसका आंसर -2/3 होगा सर। हाँ, इसीलिए यहां पर मान लो क्या है ही, बिल्कुल है यमन, सभी का आंसर -2/3 हो गया, है ना। हम्म। तो ये अपने आज कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर और इसके क्वेश्चंस जो हमारे पीछे के बैकलॉग में बचे हुए थे वो और खत्म कर डाले आज के दिन पे, है ना। मैं धीरे धीरे हम धीरे धीरे इस पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम परेशानियों के बावजूद भी, है ना। तमाम परेशानियों के बावजूद भी। हाँ, रेशो नेगेटिव क्यों नहीं होता, रेशो इज मियरली क्वांटिटी, है ना। देखो, अपने पास में ये यहां तक की बात आ गई। हम्म। बहुत बढ़िया जा रहे हैं अभी तक तो अपन। अब हम लगभग सारी चीजें इसमें कवर अप कर चुके हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला टाइटल धीरे धीरे कवर अप करने के बाद, -2/3 कैसे आया, हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये -2 आ रही है। ठीक है ना, 3 कट गया भाई, हम इसको 3 से गुणा करते, आप ऐसे कर सकते हो, इंटू 3 तो ये 3 कट जाएगा, -6/9 बोलो या -2/3 बोलो, एक ठो ही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, ऐसे धीरे धीरे आप कंट्रोल कर सकते हो, देखो आप धीरे धीरे पालोगे। ठीक है, अगला टाइटल बहुत काम का है जो कि कोटा में काफी फेमस है, दैट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, ठीक है, here we are talking here we are talking about 2 points, here we are talking about 2 points। ठीक है ना, one which is dividing internally, another dividing externally। ठीक है, वन विच इज डिवाइडिंग इंटरनली एंड अदर डिवाइडिंग एक्सटर्नली। भाई हार्मोनिक कॉन्जुगेट में हम लोग 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, एक वो जो इंटरनल डिवीजन कर रहा है, एक वो जो एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। क्या बोला, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के टाइम पे हम 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, एक वो जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक वो जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो जैसे आप अपने किसी भी भाई बहन को बताओगे तो सबसे पहले क्या बताओगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट में हम 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, एक इंटरनली डिवाइड कर रहा होता है और एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है ना, फिर आगे क्या बताते हैं, ठीक है ना, बोथ पॉइंट्स आर डिवाइडिंग इन सेम रेशो, इन सेम रेशो, लिख लो। दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं सेम रेशो में। जैसे एक अगर 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो दूसरा 2:3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, हम ऐसे बोलेंगे दोनों का, लेकिन रेशो सेम रहेगा। ठीक है ना, सो 2 पॉइंट्स, सो इफ 2 पॉइंट्स, ठीक है, इफ 2 पॉइंट्स P and Q divides line joining A and B
इन सेम रेशो, ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, then P and Q will be called harmonic conjugate to each other. हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अगर कोई भी दो पॉइंट इस तरह से होना कि ए और बी को एक पॉइंट पी इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है और दूसरा पॉइंट एक्सटर्नली m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे पी और क्यू दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है ना। पहले बहुत धैर्य के साथ ये बात समझना, ठीक है। पहले यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई ये बोले, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट ए और बी है, उसको कोई पॉइंट पी k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे AP/PB बराबर k/1, ठीक है। अब एक पॉइंट Q है, ठीक है, वो इस तरह से है कि ये यहां से यहां तक की दूरी अगर k है तो ये रिमेनिंग दूरी 1 है, तो हम बोलेंगे उस केस में AQ/QB भी k/1 है, बट ये Q जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और ये इंटरनली डिवीजन कर रहा है, ये इंटरनल डिवीजन कर रहा है और ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसीलिए P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ठीक है। सबसे पहले इस पे आ जाओ, अब ये कैसे है, क्या है, वगैरह वगैरह। अब ये कैसे पक्का करोगे सर कि ये इसमें सर हार्मोनिक नाम क्यों लगाया? सर आपने हार्मोनिक नाम जो लगाया वो आपने हार्मोनिक नाम क्यों लगाया? इसका कुछ HP से कोई लेना देना है क्या? तो जवाब है हाँ, इसका HP से लेना देना है, ठीक है। HP से क्या लेना देना होगा? देखो, HP से लेना देना है, इतना पकड़ में तो आ गया होगा कि कहानी में, है ना, अगर कोई प्रूफ मांगता है तो मैं ये कह सकता हूं कि AP/PB जो है वो AQ/QB के बराबर है। हाँ, ये तो बराबर है। अच्छा देखो, अब जो AP लिखा है उस टाइम पे आप सिर्फ AP की तरफ देखना, ठीक है। AP दिख रहा है, AP, और जो PB है, ठीक है, इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं, AP की जगह AP लिखना तुम, और जो PB है, PB माने ये वाला हिस्सा, ये जो PB है ना, इसकी जगह लिख दो AB में से AP हटा दिया। क्या क्या? AB में से AP हटा दो, हटा दो, चलो हटा दिया सर। AB में से मैंने AP कटवा दिया, PB बच गया, ओके। फिजिकल टू में AQ की जगह बेटा AQ ही लिख, QB पे आ जा। QB मतलब ये वाला हिस्सा, अच्छा मैं समझ गया सर, ये QB चाहिए तो AQ में से, अब आप कहोगे AB हटा लो, AQ में से QB हटा लो, AQ में से AB हटा लो, AQ में से AB हटा लो, AQ में से AB हटा लो। अच्छा हटा लिया सर। अब लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर इसके बाद इसे रेसिप्रोकल करो। चलो सर रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल में पलटना ही तो होता है, तो कर दिया लो सब। AB माइनस AP बाय AP इजिकल टू में कितना? AQ माइनस AB बाय AQ। सर अब तो डिवीजन लगाओगे आप, मेरे को पक्का यकीन हो गया। आप लिखोगे AB बाय AP -1 इजिकल टू में AQ बाय ओ इजिकल टू में, जिस दिन इस AQ का इसमें भाग लगेगा तो सर सीधा 1 ही आएगा, क्यों टाइम वेस्ट करें। और AB में भाग लगेगा तो AB बाय AQ कर दोगे। गॉट इट। अब आप इसको इधर ले जाओगे पक्का, और ले जाके AB कॉमन खींच दोगे। इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, कॉमन लोगे तो यहां रह जाएगा सर 1/AP 1/AQ, और उधर आकर के हो जाएगा 2, और इस AB को भी नीचे ले जाओगे। हाँ 1/AP 1/AQ इज इक्वल टू 2/AB। अब
आप, हमें पता है आप क्या कहने वाले हो। अब आप ये कहने वाले हो कि एपी पहली दूरी, सही है, पहली दूरी, पहली पहली दूरी, फर्स्ट फर्स्ट दूरी, है ना। ए क्यू तीसरी दूरी, एपी दूसरी दूरी। देखो जरा, एपी ए बी ए क्यू, एपी ए बी ए क्यू, एपी ए बी ए क्यू, पहली दूसरी तीसरी, छोटी दूरी मीडियम दूरी बड़ी वाली दूरी, छोटी दूरी मीडियम दूरी बड़ी वाली दूरी। तो 1 अपॉन सबसे छोटी, ठीक है ना, सबसे छोटी, 1/AQ सबसे बड़ी दूरी इज इक्वल टू 2 अपॉन मीडियम दूरी। इसीलिए आप इसको HP कह रहे हो, क्योंकि हमने ये सारी बातें HP में पढ़ी थी। हाँ, यही तो हार्मोनिक मीन है, एग्जैक्टली exactly। तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने जानबूझ के हार्मोनिक कॉन्जुगेट रख दिया। समझ रहे हो आप? ठीक है। अब ये जो चीज है, ये हमारे को कहां जरूरत पड़ गई सर इसकी? इसकी जरूरत दो जगह पड़ती है, और दोनों ही जगहों में से सिर्फ एक जगह काम की है, बाकी बेकार है। ठीक है, यहां पे हो गए। अब पॉइंट नंबर 4 के बाद आते हैं 5वें नंबर पे। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। फर्स्ट, ठीक है ना, इंटरनल यार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये आपने पढ़ा नहीं है। कॉमन टेंजेंट, इंटरनल कॉमन टेंजेंट एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट अभी आपने पढ़ा है। चलो लगाते हैं, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट लगा लेते हैं। चलो देखो ऐसे, कैसे किया जाए मेरे दोस्तों? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। हालांकि दोनों में से एक ही चीज है जो काम आ सकती है, वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा तो बस सिर्फ ऐसा झांकी वाकी दिखाने के लिए करा जाता है। ठीक है ना, कौन सी वाली है वो ज्यादा बात करते हैं, कौन सा है कौन सा है कौन सा है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स। रेडी? बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ समझना। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स dividing the line joining centers of 2 circles, internal and external, dividing the line joining of 2 circles, ठीक है ना, एक्सटर्नली एंड इंटरनली इन रेशो ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है, इन रेशो ऑफ देयर रेडियाई। हाँ भाई, ये क्या चीज है सर, ये क्या चीज है वो बताता हूँ, है ना, वो समझो आप। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिल पे मत लेना, आ जाए ठीक है,
ठीक है, सीधे क्वेश्चन होने चाहिए एचसी के, ऐसा नहीं होता एचसी का क्वेश्चन रुके आपके, हार्मोनी कॉन्जुगेट क्वेश्चन होने चाहिए। ये तो क्या है, ये हमारे को करना पड़ता है, ठीक है, छोटा मोटा पता होना चाहिए, बाद में काम आता है, इसलिए हम अभी करवा करके नक्की कर देते हैं। ये सर्कल है, एक बड़ा है एक छोटा सर्कल है, दोनों के सेंटर टू सेंटर जोड़ो, ठीक है, और इसी लाइन को आगे तक लगा के छोड़ दो, ठीक है। ये दोनों को बाहर से जाती हुई एक लाइन होगी जो यूं कट करती जा रही है, ये एक्सटर्नल टेंजेंट है जो दोनों को कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ये दोनों को कट करता हुआ जाएगा, ये सेम पॉइंट पे एक दूसरे काटेंगे ना, तो जो दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट होते हैं वो हमेशा सेम पॉइंट पे कट करते हैं, ये क्यू मान लेते हैं। सेम वे अगर आप इनके दो, है ना, अगर जैसे आपने इनके कोई टेंजेंट खींचा, एक ये इंटरनली कट कर रहे हैं, देखो दोनों टेंजेंट्स, ठीक है। सेम वे अगर आपने इधर से भी कोई टेंजेंट खींचा तो आपको पता चलेगा ये भी इंटरनली कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, ठीक है ना, ये जो दो हैं ये इंटरनल कॉमन टेंजेंट कहलाते हैं, इंटरनल कॉमन टेंजेंट, इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, और ये जो दो हैं, ठीक है, ये जो दो हैं ये एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कहलाते हैं, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ईसीटी, ठीक है ना। वैसे तो ये 10th में पढ़ा है आप लोगों ने, मुझे नहीं पता, बिल्कुल 10th में अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बड़ी बात कर दी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है अगर आपने ऐसा करा है तो। अच्छा, दूसरी चीज क्या कि ये इस पे परपेंडिकुलर डाल लो, ये 90 बना रहा है, यहाँ ये 90 बना रहा है, ठीक है ना। तो वैसे तो डायग्रामेटिकली एरर है, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए ना, 90 एक ही लाइन पे 90 बना तो दोनों पे से पैरेलल हो गए, ठीक है। अब ये रेशियो अगर अपन, ये रेडियस अपन R1 ये R2 कहते हैं ना, इसकी रेडियस को R1 R2 ले लिया। अब मैं ये डायग्राम बाहर ला रहा हूं आपके लिए, ठीक है, ये डायग्राम में बाहर लिया है। ये वाला जो एंगल है दिस इज 90, दिस इज 90, ये वाला पॉइंट इज P, ये वाला रेशियो इज R1, ये वाला रेशियो इज R2, ये वाला डायग्राम में बाहर लिया है, उठा करके बाहर रख दिया, ठीक है। अच्छा, ये बच्चे बच्चे बताए सर ये वाला एंगल तो क्रॉस एंगल है तो सेम होगा। अच्छा, ये 90 तो रिमेनिंग एंगल भी सेम हो गया सर, ये दोनों तो अपने आप में सिमिलर ट्राइंगल हो गए सर, तो ये दोनों तो सिमिलर ट्राइंगल हो गए, इतना तो समझ में आता है। हाँ सर, कुछ नाम वाम भी रख लेते हैं अगर रखना चाहो तो, नहीं रखना चाहो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो भी बहुत आसान है, तो फिर तो हो गया ना क्वेश्चन। देखो जरा, ये जैसे इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए नाम क्यों दें, है ना, नाम ए क्यों दें, सेंटर 1 सेंटर 2, तो C1 C2 नाम देंगे ना, C1 C2, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन, हमारे को पता है सिमिलर ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन बेस और हाइपोटेन्यूज अपन हाइपोटेन्यूज सेम होता है। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा देखेगा ना तो हम कह सकते हैं कि 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है और इधर इस 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज माने C1P अपॉन में C1P, ठीक है, C1P अपॉन में C2P, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर होगा, इस इक्वल टू में R1 अपॉन R2 हो गया। लो, एक रेशो तो ये चुटकियों में निकल गया, इसको साइड कर दो, चलो भाई तुम इधर हो जाओ, ठीक है। अब एक और चीज निकाल रहा हूं, ठीक है, किसको निकाल रहे हैं, अब मैं इसको मार्क करूंगा, ठीक है, थोड़ा इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये, ठीक है ना, इधर इधर से मार्क कर लेते हैं, ये एक ट्राइंगल और बन रहा है, यहाँ पे भी एक क्योंकि टेंजेंट है तो 90 यहां बन रहा है, 90 यहां बन रहा है, और ये एक ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को मैं बाहर ला रहा हूं, इस ट्राइंगल को मैं बाहर लाया, यहां 90 आया, ठीक है, और यहां पे भी 90 आ रहा है। ये यहां पे भी 90 है, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज Q, ठीक है, और दिस पॉइंट इज आई डोंट नो, ये अगर देखा था C1 C2, ये R1 ये R2, सही है। फिर से सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 90 के सामने वाला ये यहां से लेके यहां तक हाइपोटेन्यूज है, दिस इज हाइपोटेन्यूज 2, और अगर हम लोग इसकी बात नहीं करके इसकी बात करते, पूरे की बात करते बड़े ट्राइंगल की, बड़ा ट्राइंगल है ना, तो बड़े ट्राइंगल में जो ग्रीन वाला करा दैट इज हाइपोटेन्यूज 1, ठीक है। तो यहां से भी कोई देखेगा तो हाइपोटेन्यूज 1, ठीक है,
हम बोलेंगे C1Q बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज अपॉन में C2Q छोटू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल की रेडियस, है ना, परपेंडिकुलर का साइज, और यहां पे भी R2। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, दोनों का रेशो सेम है। तो अगर दोनों का रेशो सेम है तो ये तो एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है ना, इसमें तो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, इसमें ये बीच में काट रहा है, ये इंटरनल डिवीजन हो रहा है। तो यहां पे P इंटरनल डिवाइड कर रहा है, यहां एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, और दोनों का रेशो सेम है। ठीक है, एज रेशो फॉर P एंड Q इज R1 अपॉन R2, इसलिए P, Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर। लिख लें और आगे दौड़ें। आई थिंक यहां तक की तो बात हो ही गई। ठीक है, सिमिलैरिटी से हो गया और क्या। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई बहुत लोचे का कोई पॉइंट है। ठीक है, अगले पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अच्छा, ये 10th में था आपके? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। सर, हाउ आर यू सो काम? प्लीज गिव मी सम टिप, माय माइंड इज वेरी मच रेस्टलेस। मैं बीमार हूं। क्या करूं? उछलने की इच्छा तो मेरी भी बहुत है, अरे मैं तो बोल ही नहीं पा रहा, मतलब मैं तो बहुत दबा करके बोल रहा हूँ बड़ी मुश्किल से यार। काम नहीं हो। मैं तो ऐसा बंदा, जब आदमी, जब बंदर के पैर फंस जाते हैं ना, तो दिखता बड़ा सीधा है। अभी मेरे भी पैर फंस गए। मैं भी ऐसा चुपचाप बैठा हूँ। ठीक है, हाँ। तो ये भी हो जाता है कभी को। ऐसा होता है ना, जैसे फिर आप बड़े सीधे दिखता, अरे बड़े सीधा नहीं दिखता यार, मेरे को चश्मा लग गया है। अंदर से तो मैं आज भी क्रूर सिंह हूँ। हम्म, चलो ये काम भी हो गया, डन है ना। ठीक है। अच्छा चलो, ये भी हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ना। हम्म, करते हैं अब इसके आगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और काम की चीज है जो कि हमारे आगे अगले टाइटल के लिए काम में आने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल इज स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई लाइन है, ये कुछ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, आप जैसे ऐसा भी होता है कि आपका ये वाला एंगल बन जाए ना, ये थीटा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई भी लाइन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 180 बना सकती है, बस 180 से पहले रुक जाएगी। जैसे आपने इसको और धक्का दिया और पलटाया, पलटते ही वापस नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। माने ये जो थीटा है ना, ये आपका हर हालत में, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होगा और 180 से पहले रुक जाना चाहिए। ये आप ऐसे इसको पूरा 360 नहीं घुमा सकते, इस लाइन को घुमाते घुमाते, है ना। पहली चीज जो समझ में आनी, ठीक है, ये समझ में आ गया। मैथ्स को खूब टाइम दो। ठीक है। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि पहली बात, थीटा इससे ज्यादा नहीं लेना कभी भी किसी भी लाइन का। इतनी समझ में आती है वाली बात, है ना। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ। सेकंड पॉइंट सुनना आप, यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो थीटा।
ठीक है, यहां तक हो गया। ये समझ में आ गया ना आपको? अच्छा, सेकंड पॉइंट सुनना। फर्स्ट में इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि टेन थीटा जो है ना, इज स्लोप ऑफ द लाइन एंड थीटा इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, यहां पे जो थीटा है ना वो इंक्लिनेशन कहलाता है। टेन थीटा स्लोप है, थीटा इंक्लिनेशन है। ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, तीसरी चीज, ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें टेन थीटा पॉजिटिव है इन फर्स्ट डायग्राम। इसका कुछ ए नाम रख देते हैं, इसको कुछ बी नाम रख देते हैं, इसका कुछ ए नाम रख देते हैं, इसको कुछ बी नाम रख देते हैं। ठीक है, इन्हें टेन थीटा पॉजिटिव है इन ए एंड टेन थीटा नेगेटिव है इन बी। पहले ही बता दो ये अपने को समझ में आया कि नहीं आया। इसमें टेन थीटा पॉजिटिव है, इसमें टेन थीटा पॉजिटिव है, इसमें टेन थीटा नेगेटिव है। ये आया या नहीं आया, पहले ही बताओ। आ गया? अच्छा, अब सुनो, देखो, है ना, एज थीटा इज एक्यूट एंगल। क्यूट एंगल है ना, क्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है। ठीक है, लेकिन यहां पे तो सर ये 90 के पार चला गया ना। हाँ, तो थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें थीटा कैसा है? थीटा ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज होते ही क्या हो जाता है सर? ऑब्ट्यूज में टेन थीटा क्यों नेगेटिव होगा? अरे ऑब्ट्यूज होते ही आपका जो थीटा है वो 90 के परे चला गया। 90 से 180 डिग्री में खेल रहा है भाई। जैसे ही वो 90 से 180 में खेलेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट लग जाएगा ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है? अरे हाँ, नेगेटिव होता है। यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है, ये इस समय पर 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक खेल रहा है। ठीक है ना, और 0 से 90 खेल रहा है, इसलिए टेन थीटा पॉजिटिव होगा, है ना। और अगर 0 को शामिल कर लिया तो टेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 4, इफ line is parallel to x axis, बताओ थीटा कितना होगा अगर लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अगर थीटा जो है, सॉरी, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो थीटा कितना होगा? अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो थीटा कितना होगा? एग्जैक्टली 0 होगा। अच्छा, और अगर 0 हो गया तो m बोले तो टेन थीटा भी 0 होगा, m बोले तो स्लोप, ठीक है, 0 हो जाएगी। अच्छा, पांचवें पॉइंट को लिख लेना, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए कोई भी, तो हम बोलेंगे थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 90। और थीटा 90 हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि उस केस में जो टेन थीटा होता है, बोले तो m जो होता है ना, माने स्लोप, ठीक है ना, वो 1090 हो जाता है। ठीक है ना, m कितना हो जाता है? 1090, 1090 डिग्री हो जाता है। और 1090 कितना होता है याद भी है? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसीलिए फॉर, ठीक है ना, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, स्लोप इज कॉल्ड अनडिफाइंड। ये बोलेंगे अपन, याद रखना, स्लोप अनडिफाइंड बोलेंगे, अनडिफाइंड। मन में जानते होंगे कि इनफाइनाइट है। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ध्यान रहेगा ना भाई। अच्छा चलो, एक और बात बताओ, ठीक है, छठा पॉइंट, ये एंगल अगर 45 डिग्री हो जाए तो m कितना होगा? बताओ m कितना होगा? अगर थीटा अगर 45 डिग्री होता तो m कितना होगा? जल्दी 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 जल्दी। अगर
थीटा 45 हो जाए तो एम कितना होगा? चलो ये भी बताना। और अगर 135 हो जाए तो एम कितना होगा? अगर ये, तो एम कितना हो जाएगा? tan 45 बोले तो 1 हो जाएगा ना। और यहाँ पे एम कितना होगा? tan 135 कितना हो गया बेटा? -1। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। tan थीटा के सबसे कितना हो गया? -1। करेक्ट है ना? हम्म। अच्छा, चलो पॉइंट नंबर 8 बताओ। एक पॉइंट अगर अपने पास में x1 y1 है, एक पॉइंट अपने पास में x2 y2 है, स्लोप बताओ m कितनी होगी? स्लोप बताओ कितना होगा? एक पॉइंट अगर हमारे पास में, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अगर एक पॉइंट हमारे पास में x1 x2 है, दूसरा y1 y2 है, तो स्लोप पता है? पता है तो भी बोल देना कि हाँ पता है। भले लिख नहीं पाओ तो टाइम वेस्ट मत करना। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन शायद थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, अधिकतर लोगों ने अपने अपनी तरह से बराबर दिया है कि सर m जो होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, चलो अगला पॉइंट बताना। पॉइंट नंबर 9। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे कोई लाइन है, ठीक है ना, जिसकी इक्वेशन ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने को लोग बताते हैं? आपको पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट की खास बात क्या होती है? कि उसका y 0 होता है, कि उसका y 0 होता है, उसका y 0 होता है, उसका y 0 होता है। अगर मैंने इसमें y 0 रख दिया, अगर मैं इसमें मैंने y 0 रख दिया, तो y 0 रखते ही कितना हो जाएगा? ax प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि y तो 0 हो गया। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बताओ, x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू -c/a। वाह, -c/a। तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -c/a, 0 हो गए ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -c/a, 0। चलो ठीक है, ये पॉइंट को p नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को q नाम दे रहा हूं। तो p के कोऑर्डिनेट आपने मुझे जस्ट अभी बताए हैं -c/a, 0। ठीक है, और q के कोऑर्डिनेट सोच रहे हैं, आ जाओ। q पे क्या होगा? q पर, q y एक्सिस पर है ना, तो उस पे y एक्सिस पर x 0 होता है। y एक्सिस पर हर कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपने x कोऑर्डिनेट 0 कर दिया। अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट के 0 होते ही x के 0 रखो इसमें, x इज इक्वल टू 0 अगर आपने इसमें पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते ही by प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना। y की वैल्यू -c/b आ जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा -c/b आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो आएगा -c/b आएगा। बहुत बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं 0, माइनस का c/b। ठीक है, अच्छा अब मेरा अगला क्वेश्चन का जवाब देना। मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी -c/a, 0, और एक लाइन लिखी 0, -c/b लिख दिया। इसका नाम p, इसका नाम q। अब आप मेरे को स्लोप pq लाइन की बताओ, pq लाइन की स्लोप, pq लाइन की स्लोप बताओ। अरे नहीं है यार, स्नेहा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने -c/b भरा है, बहुत बढ़िया। कैसे भरा? y2 माइनस y1 माइनस c/b, y2 माइनस y1 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस माइनस c/a, माइनस माइनस प्लस कर दो, तो माइनस का c/b मल्टीप्लाइड बाई a/c, c से c कैंसिल आउट कर दो, माइनस का a/b। ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 10 पे आ जाओ। इसीलिए सो स्लोप ऑफ लाइन,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पी क्यू क्या चीज है, ये लाइन ही तो है, ठीक है ना, इज माइनस ए बाई बी, ठीक है ना। अब यूं भी कह सकते हैं कि आपकी नजरों में माइनस ए बाई बी या फिर माइनस में ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, अपॉन में वाई कौन, बी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है, यही तो है ना। तो याद रखना किसी भी लाइन की स्लोप ऐसे निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन में मैंने पूछा 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। हाँ भाई, किसी ने मेरे से पूछा कि इस लाइन की स्लोप बताओ, तो मैं स्लोप कैसे बताऊंगा, मैं स्लोप ऐसे बताऊंगा, m इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट, इसमें x का कोफिशिएंट 3 है भाई लोगों, y का कोफिशिएंट मैं देखते ही बता सकता हूँ, इसमें y का कोफिशिएंट -2 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो स्लोप हो गई 3/2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। रिमेंबर, फर्स्ट, if two lines are parallel then their slope is same, माने अगर दो लाइंस हैं उनकी स्लोप अगर m1 और m2 है, याद रखना m1 बराबर m2 का दोनों की स्लोप में। सेकेंड, if two lines are perpendicular then m1 into m2 is equal to -1 पॉसिबल, ठीक है। तो दोनों का मेरा नाम तो क्या क्लिक कर गया है ना। ये सारी बातें हमारी तरफ से धीरे 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 हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते आ रहे हैं, आगे बढ़ते आ रहे हैं, आगे बढ़ते आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पहले मैं करवा चुका हूँ, लेकिन अब मैं कंफर्म करता जा रहा हूँ, कंफर्म करता जा रहा हूँ, कंफर्म। ठीक है, ताकि मेरे को क्वेश्चन करने के दौरान तकलीफ ना आए। क्वेश्चन है, इफ लाइन 3x माइनस ए वाई -1 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू a प्लस 2 टाइम्स x -y प्लस 3 इक्वल टू 0, फाइंड a। हाँ भाई, जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, फटाफट फटाफट, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो m1 बराबर m2 होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, m1 बराबर m2 होगा, क्यों नहीं होगा। अब फर्स्ट लाइन दे रखी है 3x माइनस ए वाई -1 बराबर 0, तो इसकी स्लोप अगर किसी ने पूछी, इसकी स्लोप माइनस में x का कोफिशिएंट सर 3 है, y का कोफिशिएंट -a है, तो स्लोप सर 3/a हो गई। अच्छा, दूसरी लाइन दे रखी है सर कितना, a प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, इसकी स्लोप अगर किसी ने पूछी, माइनस एक्स का कोफिशिएंट हो गया a प्लस 2 और y का कोफिशिएंट हो गया -1। अच्छा, और ये दोनों बराबर हैं, तो 3/a इज इक्वल टू में a प्लस 2 होगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a बराबर 3, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2a -3 बराबर 0। हम कह सकते हैं a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई a -1 बराबर 0, माने a की दो वैल्यू आ गई 1, -3। सही है।
वेरी गुड, धीरे धीरे चल रहे हैं आप, है ना। ग्रेट 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 ग्रेट। क्वेश्चन में दे रखा है इफ B2 माइनस B1 मल्टीप्लाइड बाई B3 माइनस B1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस A3 माइनस A1 is equal to 0, then show that circumcenter of triangle having vertices A1 B1 A2 B2 A3 B3 H A2 plus A3 by 2 B2 plus B3 by 2। परपेंडिकुलर स्लोप का क्या है इक्वेशन? परपेंडिकुलर स्लोप अभी तक तो नहीं आया, आ जाएगा तो देख लेंगे। हाँ भाई, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, करिए। इफ B1 B2 माइनस B1 multiplied by this, then show that the center of the triangle having the vertices this is this। करिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करें, ट्राई। हम्म करिए करिए करिए, बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बता दें आप तो। बनाया किसी ने? किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी तक? तुम लोग कह रहे थे। नहीं हुआ सर, हो गया सर, डन। अच्छा, कुछ एक का हो गया, कुछ एक का नहीं हुआ। देखो, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत समझदारी से, बहुत चालाकी से मैंने इस क्वेश्चन को पिरोया है। सबसे पहले तो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। हमारा जो ट्राइंगल है ना, वो ये है, इसका नाम है A1 B1, ये वाले पॉइंट इज B, दैट इज A2 B2, और ये वाला पॉइंट इज C, दैट इज A3 B3। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि सो दैट द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस दिस इज दिस। सर्कम सेंटर, क्या खास बात है इसमें? इसने एक कंडीशन दी है, और वो जो कंडीशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। B2 माइनस B1 मल्टीप्लाइड बाई A2 माइनस A1, ना 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 ना, मल्टीप्लाइड बाई B3 माइनस B1, दोनों में B1 ही घट रहा है, तो इजिकल टू में माइनस में A2 माइनस A1 इंटू में A3 माइनस A1 करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं इसको नीचे भेजना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा B2 माइनस B1 अपॉन A2 माइनस A1 इंटू B3 माइनस B1 अपॉन
A3 माइनस A1 इस इक्वल टू -1 दिख रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो B2 माइनस B1 अपॉन A2 माइनस A1 ये AB की स्लोप है। अगर किसी ने AB की स्लोप निकाली होती तो वो यही निकालता B2 माइनस B1 अपॉन A2 माइनस A1। तो ये स्लोप ऑफ AB है। और B3 माइनस B1 अगर किसी ने AC की स्लोप निकाली तो B3 माइनस B1 अपॉन में A3 माइनस A1 निकलती। ये MAC है और दोनों -1 है, इसका मतलब AB और AC एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, माने यहां 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बनते ही ABC इस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और वो भी A पर। अगर ऐसा हो गया तो हमने सुना है राइट एंगल ट्राइंगल में जहां राइट एंगल होता है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में जहां राइट एंगल वहां ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो होता है इज सरकम सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीजें स्पेशली जो फेमस हैं वो बता रहा हूं, दो चीजें बहुत ही फेमस हैं। और वो क्या क्या फेमस है? एक तो जहां राइट एंगल होता है वहां ऑर्थो सेंटर होता है, और जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है ना वो सरकम सेंटर होता है। इसीलिए अगर आप मुझसे इसका सरकम सेंटर मांगेंगे, ठीक है, अगर आप मुझसे इसका सरकम सेंटर मांगेंगे तो मैं इसका मिड पॉइंट हवाले कर दूंगा, ठीक है। तो सरकम सेंटर इसका डी हो जाएगा, दैट इज A2 प्लस A3/2 और B2 प्लस B3/2। हाँ ठीक है, तो मेरा ना तो ख्याल है शायद आप में से सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई। ओ इतना लंबा ओ, ठीक है, बहुत ही काम की चीज, बहुत ज्यादा काम की चीजें चल रही हैं साहब जी, बेहद बेहद काम की बातें। हम्म है ना, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये हमको इसलिए उठाना पड़ता है ताकि हमारी तरफ से एक चीज डन हो जाएगी ना, तो फिर हम आगे एक बहुत बड़ा टाइटल है जिसका नाम है लोकस, उस पर बात कर पाएंगे। ठीक है, क्या चीज है सर ये लोकस? सेट ऑफ पॉइंट विच फॉलोज क्वेश्चन। इससे ज्यादा छोटा मैं क्या लिख सकता था? ऐसा पॉइंट का सेट जो कि, ऐसा पॉइंट का सेट जो कि क्वेश्चन को फॉलो करता हो। और क्वेश्चन में किसको फॉलो करता हो? क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशंस दे रखी है उनको, क्वेश्चंस में जो कंडीशन दे रखी है उनको फॉलो करें। कैसी कंडीशन? एल्जेब्रिक भी हो सकती है, ट्रिगो कंडीशंस भी हो सकती है, कैसी भी कंडीशंस हो सकती है। तो पहली चीज तो सेट ऑफ पॉइंट होता है ये। अच्छा, दूसरा इसको कैसे निकालते हैं, इसके स्टेप्स क्या है, निकालने का तरीका क्या है? फर्स्ट assume point whose locus is to be known। जिसका लोकस निकालना है उसका कुछ अज्यूम कर लो, ठीक है ना। मैंने जैसे मान लिया h, k, ठीक है। नाउ फॉलो क्वेश्चंस कंडीशन। उसके बाद क्वेश्चंस की कंडीशन को फॉलो करो। तीसरा, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग x को x में और k को y में बदल दो। h को x में और k को y में बदल दो। ठीक है 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 ठीक है, बस आज के दिन पे मैं इतना ही कराऊंगा,
ही कराऊंगा आज के दिन पे, ठीक है। बाकी अपन अब कल करते हैं, कल मैंने जब भी हमारा दोबारा मिलना होगा तब। कल की तो शायद छुट्टी है ना। आप लोग राखी वाखी पे मिठाई विठाई उड़ा रहे हो सुनने में मेरे को। मुझे तो तुम लोगों ने बीमार करवा दिया यार, मैं तो मिठाई भी नहीं खा सकता, है ना। SW के नाम पे आपको एक हमने एक और DPP भी दी है, उसमें एंगल बिटवीन द लाइंस जो है उसके क्वेश्चंस छोड़ देना आप, क्योंकि वो मैंने नहीं कराया। एक लोकस के क्वेश्चंस जो होंगे ना वो अब अपन आने वाले टाइम में करेंगे। तो ये DPP2 का तो अभी तो कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। DPP2 का तो कोई यूज नहीं है। हाँ, रही बात DPP1 की, जिससे इसमें जो DPP1 है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। DPP1 बस पेशेंसफुली इसी को कर लो आप। अगर पेशेंसफुली आपने इसको निपटा डाला ना तो मतलब बहुत दूर तक आप सही जा रहे हो। ये बहुत है, इतना करना पर्याप्त है भाई। ठीक है, एक सेकेंड। हमने आपको सबसे पहले एक सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन के नाम पे शीट अपलोड करी थी जिसमें तकरीबन 72 क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसमें इमेज ऑफ ए पॉइंट को क्वेश्चंस, इमेज ऑफ ए पॉइंट के क्वेश्चन छोड़ देना आप, ठीक है। बाकी सब कर लेना। स्लोप के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए 67 से लेके 69 तक, ठीक है ना। 67 से 69 तक सारे क्वेश्चन कर लेना। 61 से लेकर के 66 तक के सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। मतलब आपको इसके प्रीवियस के तो सारे ही करने हैं, सारे आपको 69 तक के क्वेश्चंस डन कर लें आप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 है वो पूरा हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया एक तरह से, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया मेरे दोस्त, फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, ठीक है ना। तो और उसके बाद में DPP2 पे है ना। फर्स्ट के आगे क्या लिखा है, कहाँ लिख दिया फर्स्ट। फर्स्ट अज्यूम पॉइंट whose locus is to be known। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं आपको सच बताता हूँ, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। जो मैं जिस दिन समझाऊंगा ना उसी दिन आपसे लोकस के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे लाइन के अंदर। इतने तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है कि हम लोकस पे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना वो कोटा में इतने तो नहीं करता वो भाई यार, मेरे को नहीं लगता कोटा में कोई भी करता होगा। हमने ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर पे इतने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। स्लोप पे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। मतलब अपन ये तो रिटर्न क्वेश्चन है, इसके सिवा जो डिस्कशन होगा वो अलग है। छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चंस और जिनसे बेसिक बनता है वो सारे की सारी चीजें अपने हार्मोनी कॉन्जुगेट पे। हालांकि हार्मोनी कॉन्जुगेट पे एक क्वेश्चन मैं मिस कर गया, मेरे को मिला नहीं, बट आके मिल जाएगा तो अपन कर लेंगे ना, क्वेश्चन कर ही लेंगे इस पे भी। ऑर्थो सेंटर पे भी यार अपन लोगों ने कर लिया, मेरे को लगता है ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए। यहाँ से स्टार्ट किया था शायद अपन, है ना। हाँ, यहीं से किया था, ठीक है। तो ठीक है, इनफ। बीमार होने पे 2 क्वेश्चन हो जाए बहुत है, 3 तो कर ही लिया अपन ने। सर मैं प्रे करता हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाओ यार, तेरे इतना कहते ही मैं ठीक हो जाऊंगा, देखना पता है सही में आपकी दुआएं बहुत काम करती हैं, आपको नहीं पता। सर मैथ्स की कौन सी बुक करूं, जो आपके हाथ पे चढ़ जाए वो कर दो बस, कर दो बस आप पूरा, ठीक है ना। पूरा कर देना याद से, है ना। गुरुजी आइसक्रीम खा रहा हूँ, हाँ खाओ यार। मैं वैसे आइसक्रीम नहीं खाता, वो सब वैसा होता है ना, क्या ऑयल बेस्ड होता है शायद इसलिए। नहीं, ऑयल बेस्ड चीज़ है। अमूल, अमूल फिर भी आई कैन ट्राई। अमूल के अंदर तो सब मतलब एवरीथिंग है, अपन कर लेंगे। सर काली किताब कर लूँ, कर लो, अगर वो प्रैक्टिस होगी तो कर लेना, ठीक है। क्या हुआ है मुझको, मेरे चिल्लाने की वजह से मेरे कॉर्ड्स में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। एडवांस के लिए कौन सी बुक, एडवांस की कोई बुक होती ही नहीं है एज सच।